नाउ हम हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के चैप्टर पर। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर पूरी तरह से थियोरेटिकल है। इसकी मैं कॉपी बनवा रहा हूं। उस कॉपी में जितना अपना लिखा हुआ है बस उतना ही याद रखें, बाकी तो बेहतरीन बकवास, आप उसकी टेंशन ही मत लें। नाउ दे हैव स्टार्टेड दैट generally accepted accounting principle refers to common set of accepted accounting principle, standard and procedure that business reporting entity must follow when it prepare and present the financial statement. सबसे पहले आते ही उन्होंने गैप डिफाइन किया। व्हाट इज अ गैप? गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं? मैंने ये नहीं बोला कि नेशनल की इंटरनेशनल, मैंने अभी से बोला गैप। गैप भले ही दो टाइप के होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, बट अभी आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट गैप। क्या है? कॉमन सेट किसका? एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी का, एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रोसीजर का, जो एक बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी को फॉलो करना होते हैं जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट कर रहे होते हो। तो आइए छोटा सा एक क्वेश्चन सबसे पहले लिखें। व्हाट वी मीन बाय गैप? गैप क्या है? व्हाट इज गैप? तो बाबू गैप में क्या लिखोगे? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? तो पहली बात हम करेंगे व्हाट वी मीन बाय गैप। तो मैंने आपके लिए इंटर नवंबर 24 अर्ली बर्ड है। चलिए आपके लिए मुझे ये बात की बुक है। चलिए नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे हम हैं और चैप्टर 1 पर हैं। चैप्टर 1 में पहली बात हम कर रहे हैं व्हाट इज GAAP। गैप क्या है? गैप क्या है? गैप रेफर्स टू क्या? गैप रेफर्स टू जनरली accepted accounting principles, which means yeah, which means standardized policies, accounting, which means standardized accounting policies पॉलिसीज के साथ क्या लिखा है? 3 चीजें थी, आप डाउनलोड करके देख सकते हो उसको, नो पॉइंट। ओहो हम ना देख पाएंगे सर, रुको मैं आपको यहीं ले आता हूँ उसको, उसके बाद आपका काम भी हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। ऑल फोल्डर्स
अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर, 3 वर्ड उन्होंने यहां पर आपको लिख कर दिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, और तीसरा क्या, कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है मेरे साथ, क्या था तीसरा, स्टैंडर्ड्स, जो क्या है, एक्सेप्टेबल है, generally accepted accounting principle means standardized accounting principle, accounting procedure and accounting standards, तीनों अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत शब्दों को चबा चबा के पढ़ना पड़ेगा। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल कहां, एक्सेप्टेबल वेयर, टू द होल वर्ल्ड or to somewhere else? No. Which is acceptable to all, which is used by business reporting entity while it's preparing and presenting the financial statement. Acceptable and used by business reporting entity while preparing and presenting its फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफएस का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी, सुनिएगा ध्यान से, अब एक एक करके इंटरप्रेट करते हैं। प्रिंसिपल किसको कहते हैं? क्या आपको कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल मालूम है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? मालूम है क्या? जितने भी कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंट्स हैं, ये क्या होते हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, मैचिंग कॉस्ट, रियलाइजेशन, मनी मेजरमेंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसके अलावा होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हेलो, तो जितने भी कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं उनको आप क्या बोलते हो? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, है ना। उसके बाद आप लेते हो कैश से अकाउंटिंग कर लो, अक्रूवल से अकाउंटिंग कर लो, हाइब्रिड से अकाउंटिंग कर लो, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर्स। हेलो, और इन्हीं प्रिंसिपल और प्रोसीजर को जब एक स्टेटमेंट में स्टैंडर्डाइज करके कोई अथॉरिटी इशू कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन्हीं प्रिंसिपल, इन्हीं प्रोसीजर्स को पॉलिसी बनाकर एक डॉक्यूमेंट में आप डाल दोगे तो वो क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भाई, ये प्रिंसिपल लगाना और ये प्रोसीजर लगाना हमारी पॉलिसी है। जिस दिन आप प्रिंसिपल और प्रोसीजर को लगातार लगाते हो तो वो आपकी क्या बन जाती है? पॉलिसी। और उस पॉलिसी को आप डॉक्यूमेंटेड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गैप के अंदर है कि गैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर है? गैप इंक्लूड्स accounting standard. GAAP is a very big term which includes accounting standards. और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कहां यूज करता है? पहली बात तो ये एक्सेप्टेबल होते हैं, और दूसरी बात यूज्ड बाय
बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी कौन यूज करता है? बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी। बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जिसको अपना बिजनेस रिपोर्ट करना होता है। बिजनेस कहाँ रिपोर्ट करना होता है बाबू? इनकम टैक्स रिटर्न जब भरोगे तो तुम्हारा कितना बिजनेस हुआ रिपोर्ट करना पड़ेगा। जीएसटी का रिटर्न जब भरोगे तो तुम्हारा कितना बिजनेस हुआ रिपोर्ट करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट में अगर तुम कंपनी हो तो एनुअल जनरल मीटिंग में हर साल शेयर होल्डर के सामने तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारा बिजनेस कितना हुआ। गवर्नमेंट से ग्रांट लेने जाओगे तो पता पड़ेगा कि तुम्हारा बिजनेस कितना हुआ। बैंक से लोन लेने जाओगे तो बताना पड़ेगा कि तुम्हारा बिजनेस कितना हुआ। क्रेडिटर से माल लेने जाओगे तो तुमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा बिजनेस कितना हुआ। इतने सब लोगों को तुम्हें क्या करनी है? बिजनेस रिपोर्टिंग। बिजनेस रिपोर्टिंग करनी है तो तुमको बनाने हैं बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अरे हेलो, बिजनेस रिपोर्ट अगर करना है तो क्या क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स द अकाउंट्स। अब इनको बनाने के लिए जब आप स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंसिपल यूज करोगे, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर यूज करोगे, स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट यूज करोगे तो हम कहेंगे आप क्या यूज कर रहे हो। इज दैट क्लियर? तुम एक बिजनेस हो, हाँ, हम नाटा प्रोफेशनल एकेडमी। तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हो, हाँ, इनको बनाने में तुम स्टैंडर्डाइज्ड और एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल, प्रोसीजर और स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, हाँ, तो हम कहेंगे यू आर यूजिंग क्या? क्या आप क्या कर रहे हो? कैप्स यूज कर। हमने किसी से पूछा भाई साहब आपने बैलेंस शीट कैसे बनाई? अपनी मर्जी से। ये क्या है? पूरे बैलेंस शीट है, इसमें असेट राइट साइड में दिख रही है और लाइबिलिटी लेफ्ट साइड में दिख रही है। बोले, हाँ, क्यों? सब वैसा बनाते तो हमने कहा कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। चलो, करंट असेट का है, नॉन करंट असेट का है, ओनली असेट। वी डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। व्हाई? वी वांट सिंप्लिसिटी। वेयर इज depreciation? We have a policy. What? Will provide depreciation only in the years of profit. Years that this year is loss, no depreciation. Good. Or kuch? Yes, one more thing. What? We have stopped providing all the provisions. Why? It reduces profit. No. So what you did? No provision from this year. जब रन में प्रोविजन बनाओ लॉस बढ़ जाता है, नो प्रोविजन। एंड वन मोर थिंग, यस, we have introduced one new accounting policy. What? We will anticipate all gains. Our stock will be valued always on fair value. Any fair value is down, then we will go for the cost, whichever is higher. एक्सेप्ट कर लेते हैं, बढ़िया यार, क्या काम है। हेलो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। लो, गैप लगा करके ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी, बिना गैप के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं होगी। नहीं तो आपके और दुनिया के बीच में गैप आ जाएगा। समझ में आया? जनरली
एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाने ही पड़ते हैं। सर गैप कितने प्रकार के होते हैं? हाँ बेटा, अब आप आए लाइन पे। गैप होते हैं 2। इंटरनेशनल एंड नेशनल। गैप होते हैं 2, इंटरनेशनल और नेशनल। इंटरनेशनल गैप कौन और नेशनल गैप कौन? इतनी जल्दी सब कुछ ड्रॉ हो जाता तो क्या बात थी, वहां पढ़ना ही नहीं पड़ता अपने को। We have to decode each and every word written in the module because they are going to make you fool in objective type question. वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इतना कातिल बन जाएगा कि आप मान नहीं सकते। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन गैप। पहला देगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा देगा अकाउंटिंग प्रोसीजर, तीसरा देगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हेलो, और चौथा देगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बोलेगा विच इज नॉट। तो अपने को मालूम होना चाहिए ना कि ये 3 थे, वो चौथा नहीं था। अपन ने 3 पढ़े ही नहीं, चौथा कहां से पहचानेंगे? आपको लग रहा होगा ये क्या कर रहे हैं, वहां से टिप के यहाँ लिख दिया। पागल आदमी, एमसीक्यू के दर्शन करा रहा हूं, जहां भी 3 चीजें दिखाऊं वहां 2 दे दिया कर। एमसीक्यू। हेलो, नीचे लिख देगा ऑल दी अबो, फिर आपको ऑल दी अबो करना पड़ेगा। ये नीचे एक चौथी चीज फोकटी घुसा देगा, इंटरनल कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पहचान में आना चाहिए ना कि 3 ये तो थे, ये चौथा नहीं है। और जरूरी नहीं कि चौथे नंबर पे चौथा फंसाए। पहले नंबर पे चौथा फंसा के बोलेगा पहला गलत है, देख मैंने तेरे मजे लिए। तो अपने को मजे नहीं लेने देना है। इसलिए मॉड्यूल जो लिखा हुआ है अक्षरशः उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो मजे वहीं से लेगा। ये उसने कसम खा के रखी। जो भी पूछूंगा मॉड्यूल में से पूछूंगा, मॉड्यूल के अलावा दूसरा नहीं पूछूंगा। एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स। बाकी जगह उसने कसम खा रखी, जो भी पूछूंगा मॉड्यूल जैसा ही पूछूंगा, फिगर चेंज करके पूछूंगा, बात पूछूंगा वही। ये कसम है। इसलिए मॉड्यूल तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। चलिए, गैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स and the commonly accepted way of recording and reporting the accounting information. फिर से एक लाइन, गैप क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS इशू हुए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू कर दिया IFRS, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू कर दिए इंड एस। लो, कोई अथॉरिटी भी इशू कर रही है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के किसने इशू कर दिया? किसी अथॉरिटी ने। तो वो भी क्या होंगे? गैप होंगे। गैप इंक्लूड्स अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड एंड कॉमनली एक्सेप्टेड वे ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब हर सब्जेक्ट के लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। We don't have accounting standard for debtor. We don't have accounting standard for cash at bank. We don't have accounting standard for cash in hand. तो बोले कैश इन हैंड कितना लिखते हो? भाई जितना कैश बुक में आता है। तो फिर लिखो कैश इन कैश बुक। कैश इन हैंड क्यों लिख रहे हो? कैश बुक में जो है वो एक्चुअल से मिलाते मिलाते होगी नहीं वो लोग 31 तारीख को। ऐसा तो हमने कभी भी नहीं किया। कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा है तो बावले आदमी, कैश इन हैंड तू जो तेरी कैश बुक में बता रहा है वो कैश इन हैंड एक्चुअल भी तो होना चाहिए ना, तब तो बुक सही लिखी हुई मानी जाएगी, नहीं तो काहे की सही लिखी हुई मानी जाएगी।
कि तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो कि किसी दूसरे ग्रह से आए हो? मतलब तुमको ये क्या पहली बार पता चल रहा है कि कैश बुक में जो बैलेंस होता है वो कैश हैंड में होना चाहिए? ए रमेश सुरेश दिनेश के गरीब टाइप की बैलेंस शीटों को सॉल्व करने वालों, अब तुम इंटर में आ गए हो। भूल जाओ वो 2-2 हज़ार रुपए की कैपिटल ने 200 रुपए का कमीशन, वो 200 रुपए की सैलरी, वो भी 10% कमीशन के बाद। गरीब गरीब सवाल करके तुम्हारी बुद्धि कुंद हो गई है। अपने दिमाग को बड़ा करो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समझ रहे हैं अपन। कैश इन हैंड होता है नीचे, कैश इन हैंड है। नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में किसी भी टाइम जाऊं तो कैशियर जितना कैश वहां दिखा रहा है उतना कैश बुक में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आपने कैसे डिसाइड किया? अरे भैया, ये तो एक्सेप्टेड वे ऑफ रिकॉर्डिंग है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया कि नहीं बनाया? पूछा है हमने किसी से। बोले भाई साहब ये क्या होता है? तो तेरा कैश इन बैंक क्या दिख रहा है? जो मेरी बुक में वो दिख रहा है। तो नालायक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट का क्या किया? बोले ये क्या होता है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर का क्या किया? ये क्या होता है? इसे कोई काम नहीं करते? तो तेरे बैलेंस शीट में जो कैशियर बैंक दिख रहा है वो कौन सा है? मेरी बुक का। तेरी बुक का है। अबे तो पासबुक का क्या होगा? वो क्या होती है? अबे वहां कितना, अरे वहां तो बहुत 2-4 लाख का डिफरेंस है वहां नहीं, यहाँ तो इसीलिए तो ये लिखा। वो लिख दूंगा तो 4 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। इसे देख रहे हैं कुछ लोग, ये क्या पढ़ा रहा है? ये तो हमने बैंक रिको तो बनाया पर वो तो 8 नंबर का होता था। अबे नंबर के लिए नहीं पढ़ाया था नास पीटे, वो लगाने के लिए पढ़ाया था प्रैक्टिकल लाइफ में। तू हर चीज को 12th तक क्वेश्चन से ही तोलता आया। तूने कभी कॉमर्स को माना ही नहीं कि ये कोई प्रैक्टिकल वे में होता है। अब साला यहाँ सीए में आ गया है तो व्यवहारिक ज्ञान है। ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़ी होगा कक्षा में चक्कर लगा रहे हो और अपने को मालूम ही नहीं। ओ भाई साहब, ये क्वांटम फिजिक्स नहीं है, ये कॉमन सिंपल। यहाँ पढ़ो, बाहर जाके देखो। जहाँ देखना है वहां देखो, हर तरफ दिखेगा। अब तुम बिग बाजार में जाओगे तो तुमको गल्ला दिखेगा, कैश इन हैंड, इसकी बुक्स में होना चाहिए। हेलो। तो भैया 1 मिनट, क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? मैं सिर्फ 2 लाइनें आपको समझाना चाह रहा था कि गैप में अथॉरिटेटिव प्रैक्टिसेस भी आती हैं और कॉमन प्रैक्टिसेस भी आती हैं। जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट के लिए अथॉरिटी ने कोई स्टैंडर्ड इशू किया हो। जिन सब्जेक्ट पे अथॉरिटी ने कोई स्टैंडर्ड इशू नहीं किया वहां क्या करेंगे? जनरली कॉमनली प्रैक्टिसेस जो अप्लाई हो रही है लगाएंगे। अब किसी दिन पूछ लिया, गैप डज नॉट इंक्लूड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जितने इजी लगते हैं ना कि उतनी, और बदकिस्मतों के लिए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो सोचेंगे जय माता दी, तो माता सुनेगी नहीं उनकी। माता ने पहले डिसाइड कर रखा कि इसकी तो सुनना ही नहीं अपने को। बहुत स्वार्थी आदमी है, जब एग्जाम आती है तब जय माता दी करता, बाकी देखता भी नहीं मेरे मंदिर की तरफ। तो उनने, माता जी ने तो डिसाइड कर लिया कि ना लायक इसका तो कुछ नहीं करना, तो वहां तो गए। अब अपन ने पढ़ा तो है नहीं, जय माता दी करना है, भगवान अलग नहीं दे रहा। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ लो, क्योंकि ये फिर खत्म कर रहा है। वो क्वेश्चन बनाएगा MCQ। गैप इंक्लूड्स, पहला, अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड इशूड बाय अथॉरिटीज। दूसरा, कॉमनली एक्सेप्टेड वेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। तीसरा, एनी वन ऑफ द अबो। और चौथा, नन ऑफ द अबो। तो हमको लिखना पड़ेगा एनी वन ऑफ द अबो, दोनों ही है। बेटा मॉड्यूल की लाइन नहीं पढ़ी ना, खत्म हो तुम।
वो यहीं से पूछेगा, और जहां कोने में लाइन लिखी होगी उसको तो जरूर पूछेगा। और जब उसने देख लिया कि इंट्रोडक्शन है, बच्चा बोलता है छोड़ो इधर चलेंगे, तो जरूर पूछेगा यहां से। समझ में आया? तो अगली लाइन अपने को क्या लिखनी? गैप इंक्लूड्स। कहां लिखोगे? अरे मेरे पास बहुत जगह है, तुम तुम्हारी देख लो। ये चोटीधारी जब आ जाता है तो समझ लेना कि एमसीक्यू के दर्शन करवा रहा है या ट्रू फॉल्स के दर्शन करवा रहा है। तो चोटीधारी पहला क्या आया? गैप इंक्लूड्स authoritative standards and commonly acceptable practices। भले ही वो इसके कुछ वर्ड्स चेंज कर देगा, पर अपने को समझ में तो आ ही जाएगा कि गैप में क्या क्या इंक्लूडेड है। अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड भी इंक्लूडेड है और कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस भी इंक्लूडेड है। गैप इंक्लूड्स बोथ। एक्सेप्टेबल लगाना जरूरी है ना। अनएक्सेप्टेबल क्या होगा? आई विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। अनएक्सेप्टेबल क्या होगा? वी डू नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अनसर्टेनिटीज। अनएक्सेप्टेबल क्या होगा? वी आर प्रोवाइड फॉर ऑल अनसर्टन गेन्स। ये सब अनएक्सेप्टेबल है। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि अनएक्सेप्टेबल क्यों है। अरे कुछ समझ में आया? अगर इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते थे तो बहुत ही टफ लग रहा है सर। पूरा सी यही टफ है। आपको किसी ने बोल दिया, आपने मान लिया, मैं क्या करूं? आओ बोलो। ये रहे ना, ऊपर देख, पहली लाइन पढ़। हो गया? authoritative standard named as accounting standard and Ind AS in India। फॉरेन में भी होते हैं अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स। हाँ अभी रुको, सब पे आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अब इन्होंने बोल दिया कि सर अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स मतलब फिर आ गया एक एमसीक्यू भाई साहब। अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड इंक्लूड्स एस, इंड एस। एस मतलब और इंड एस मतलब? अच्छा, तो जो ऊपर लिखे हैं क्या फॉरेनर है? सब समझेंगे, अभी बहुत बड़ा रायता है। अभी तो आप लिखते जाओ, धीरे धीरे समझ आनी चालू होगी, है ना। अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड मतलब लक्ष्य अग्रवाल समझ गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अरे अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड इशूड बाय अथॉरिटी। हु इज अथॉरिटी इन इंडिया टू इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? आईसीआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और एमसीए। उसने नहीं बोला लेकिन मैं बता दूं, एमसीए भी क्या इशू करती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड और भी होते हैं, तो एक खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही या इंड एस ही स्टैंडर्ड हो जरूरी नहीं, बहुत सारे होते हैं, बट ठीक है अभी नाम के लिए ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंड एस। चले आगे। यार ये तो लाइन पे लाइन पढ़ाया जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, चला जाए इधर। अब चालू हो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको कहते हैं। नहीं मैं तो पढ़ू ही नहीं अभी, मेरे को नहीं अभी समझना है। मेरे को तो ये बताओ तुम कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं ने, क्या नहीं होते हैं ने, ये सब वो फालतू बात नहीं। पहले ये बताओ तुम इशू कौन करते हो बे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ये भी छोड़ो,
फालतू बातें पहले करते हैं। हाउ मेनी स्टैंडर्ड स्टेसी कराओ तुम्हारी। अब जरा मैं आपको विश्व के पटल पे लेके चलता हूँ। उनको तो मॉड्यूल लिखते आता नहीं, कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं। आओ अपन चलते हैं, थोड़ी अंतरराष्ट्रीय बातें करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि वाई स्टैंडर्डाइजेशन इन वर्ल्ड वाइड फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज मस्ट। अरे कल बताया था ना, पूरे वर्ल्ड में सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है। सर पूरे वर्ल्ड में सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग अलग कंट्री में यूज करना चाहते हैं। सब एक सरी की अकाउंटिंग करेंगे तो फटाफट यूज कर लेंगे। अच्छा, तो भाई साहब इस पावन विचार को लेकर सन 1973 में एक बना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, और उसने 1973 में से इशू करना चालू किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हेलो, है ना। अब वो आईएएससी के बारे में फालतू जानकारी दे रहे हैं, उससे अपने को मतलब नहीं। सन 1973 तक, 1973 से लेकर 2001 तक आईएएससी यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने आईएएस रिलीज किए, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलीज किए बिटवीन 1997 टू 1999। फिर थोड़े दिन बाद आईएएससी का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ और इसको टेक ओवर कर लिया किसने, आईएएसबी ने, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। 1 अप्रैल 2001 में ये टेक ओवर पूरा हुआ और फिर आईएएसबी ने इशू करना चालू किए स्टेटमेंट अबाउट करंट एंड फ्यूचर स्टैंडर्ड। जब आईएएसबी ने आईएएससी को टेक ओवर किया तब तक 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो चुके थे ना। जब आईएएससी ने आईएएसबी को टेक ओवर किया तब तक कौन इशू हो चुके थे, 41 आईएएस इशू हो चुके थे, जिन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, अब 2001 में आया कौन, आईएएसबी बी, पहले था आईएएससी, अब है आईएएसबी। ये आईएएसबी मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये G20 कंट्रीज जब इमर्ज हुई ना उसके बाद ये आया, और इसको एक अथॉरिटी दी गई सारी कंट्रीज की तरफ से कि आप सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ। तो इसने कहा देखो 1 से 41 तक तो उन्होंने इशू कर रखे, तो उनको टेक ओवर करके 41 तो ले लिए। अब इन 41 में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसे डिलीट करेंगे और नया इशू करेंगे, और इन 41 के अलावा किसी नए सब्जेक्ट पे कुछ और देना हुआ तो भी नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेंगे। कभी आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करो तो उस पर करेंगे, कभी आ जाएगा कमोडिटी ट्रांजेक्शन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करो तो उस पर करेंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट आते रहेंगे। अभी आ जाएगा एआई की अकाउंटिंग कैसे करें तो उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेंगे, ये तो आते रहेंगे। तो जो नए विषयों पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाएंगे या जो पुराने विषय हैं जिन पर आईएएस इशू हो चुके हैं उन्हें अगर अमेंड करके नए लाएंगे, मतलब उनको डिलीट करके नए लाएंगे, तो जो नई सीरीज होगी इसका नाम हम रखेंगे आईएफआरएस। क्या नाम रखेंगे, आईएफआरएस यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सर भेरू हो जाऊंगा मैं, ये क्या पढ़ा रहे हो आप, 2 मिनट रुक। पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो पढ़ना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही पूछता है वो, फिर बेहरू होके घूमता आदमी, इसलिए अभी बेहरू होना सही है। रुको क्या हुआ, टाइमलाइन क्या हुई आप तो ये बताओ। सबसे पहले 1973 आया, उसमें कौन बना, वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसने 1 से लेके 41 तक
IAS जारी किए, हम जैसी कंट्रीज ने उससे IAS लेके अपने IAS बना लिए। जब ये सब चल रहा था, है ना, कि वहां पर 1973 में IASC बना, उसने 41 IAS बना दिए। 2001 में IASB ने IASC को टेक ओवर कर लिया, उसके 41 स्टैंडर्ड को तो अपने यहाँ रख ही लिया। और अब कहा जो भी नए अमेंडेड इशू होंगे उनका नाम नया रखेंगे IFRS। उस वक्त हमारे इंडिया में क्या हो रहा था, ये अब इंडिया में चलते हैं। कहाँ गया इंडिया? हे इंडिया, तुम कहाँ हो? यहाँ है सर। ओके। 1973 में वहां क्या हुआ? IASC का गठन हुआ। उसके 5 साल बाद, नहीं 4 साल बाद, हमारे ICI ने गठन किया किसका? ASB का। और इस ASB ने उस IASC के 41 स्टैंडर्ड में से 30 स्टैंडर्ड उठाए और अपने हिसाब से इंडियनाइज्ड वर्जन निकाले उनके, इंडिया के हिसाब से, और उनको नाम दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनके किए गए 1973 से लेकर 2023 तक के काम को मैं और आप सिलेबस में पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरह। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये इंडिया में ही नहीं हुआ, पाकिस्तान ने अपने बनाए, नेपाल ने अपने बनाए, श्रीलंका ने अपने बनाए, बांग्लादेश ने अपने बनाए, चाइना ने अपने बनाए, जापान ने अपने बनाए, कोरिया ने अपने बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बनाए, न्यूजीलैंड ने अपने बनाए, यूरोपियन कंट्री ने अपने बनाए, यूके ने अपने बनाया, US ने, सब ने अपने 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 बना लिए। भाई साहब प्रॉब्लम हो गई। हर कंट्री ने वहां से प्रेरणा ली और रिमिक्स वर्जन निकाल दिया। हेलो, ओरिजिनल तो थे नहीं ना वो, कहाँ ओरिजिनल रह गए? उनमें से जो अच्छा लगा रख लिया, जो नहीं लगा छोड़ दिया। हर कंट्री ने अपनी मर्जी चलाई। ओ भाई साहब, 165 कंट्री के 30-30 स्टैंडर्ड इकट्ठे हो गए। 165 मल्टीप्लाइड बाय 30। किसी को वर्ल्ड बिजनेस करना हो तो इतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ज्ञान होना जरूरी है। तो बहुत भयंकर काम था। हम जिसको कैपिटलाइज करें, US वाले बोले हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, वो जिसको कैपिटलाइज करे हम बोले होगा ही नहीं। अब हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट चल रहा है 24%, US में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4%। हम 24% के इंटरेस्ट को रो रो के मटेरियल मान मान के एंट्री कर रहे, वो बोल रहे हम तैसे छुट्टा छोड़ देते। तो ऐसे में प्रॉब्लम ही हो गई कि किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच ही नहीं होते हैं अकाउंटिंग रूल्स। तो IAS इशू करने का फायदा क्या हुआ? IAS ने बेचारे ने गाइड कर दिया पूरे वर्ल्ड को कैसे बना लो, पर उस बेचारे की कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो जिसको जो समझ पड़ी उसने वैसे बना लिए। तब जाके 1999 में जब G20 इकट्ठे हुए 2001 तक, तब इन्होंने कहा यार एक अथॉरिटेटिव बॉडी बनाओ यार इंटरनेशनल, जो उसने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए हैं, अगर वो अपने कंट्री में किसी ने लगाए तो ही इस वर्ल्ड में ट्रेड करने की इजाजत होगी, तो नहीं होगी। G20 कंट्रीज के अंदर अगर आपको आना है और G20 नेशन के अंदर अगर आपको बिजनेस करना है, तो G20 में जितनी भी कंट्रीज है उन सबको इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो कंप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर हो जाओ G20 से। अब आई अथॉरिटी और इन्होंने बनाया IASC। कब? 2001 में। अब 2001 में जब IASC बना तो IASC ने कहा ये 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हम ले आए और अब हम नए इशू कर रहे हैं, तो ये 41 और नए नए का नाम रख दिया क्या? IFRS। बोले अब पूरा वर्ल्ड लगाओ इनको। अब हम इंडिया वाले बोले इसकी 12 बजाऊं। 1977 से लेके 2004 तक 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने इशू कर दिए। पहले तो 30, 31, 32 भी थे, फिर विड्रॉ हो गए। तो अब हमारे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा मुंह देख रहे हैं, भले भी हम क्या करें।
और हम इन 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लगा के कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो वो G20 क्या पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं, बोले आप IFRS कंप्लायंट ही नहीं हो। अब G20 कंट्रीज को जब बोला गया कि IFRS कंप्लायंट हो जाओ, हर कंट्री ने कहा कंप्लायंट हो जाए मतलब लगाओ इनको। अरे भाई साहब बोले लगाने का तरीका क्या है, बोले हमने दिए तुम लगा लो। हमने कहा 1 मिनट सोचना पड़ेगा। बोले क्या सोचना पड़ेगा, सीधे लगाओ। पाकिस्तान ने भी लगा लिए सीधे, आराम से। किससे कंपेयर कर रहे हो आप हमको, पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने एक काम हमसे पहले किया है, पाकिस्तान बिकम IFRS कंप्लायंट बिफोर इंडिया। उसके अकाउंटिंग करने के लिए उसके पास कुछ नहीं, वो बात अलग है। तो पाकिस्तान 2011 में IFRS कंप्लायंट हो गया भाई साहब, हम तो देखते ही रह गए। चाइना ने कहा ले लो, चाइना भी अडॉप्टेड। सबने क्या किया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने उनको ऐसे अडॉप्ट कर लिया और घोषित कर दिया कि अब से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो ऐसे ही बनेंगे। तो वो हो गया अडॉप्शन। हमने कहा भाई साहब ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ रियली BSE और NSE है, और हमारे यहाँ ना ऐसे किसी को छींक आ जाती है ना तो शेयर मार्केट गिर जाता है। ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर मान लो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंपनियों पे लगाया और यहाँ कंपनियों को लॉस वॉस हो गया, तो पता चला कि तुम्हारे कंप्लायंस में हमारा शेयर कैपिटल मार्केट निपट गया, बैंकिंग मार्केट निपट गया, सब निपट गए, हम जीरो पे आ गए। रुको, सोचना पड़ेगा। तब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को बोला, सुनो बे, ये IFRS आ गए यार, इनका क्या करना है। हमारा प्रतिनिधिमंडल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिला और बोला सर ये तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ये लगा दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी हमारे जैसी अन्य कंट्रियां भी थी जिनका कहना था यार ये एज इट इज तो नहीं लगाएंगे, इसमें चेंज चाहिए। तो वो उनसे बोला गया अगर भाई साहब ऐसे तो नहीं लगेंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक क्राइटेरिया दे दिया, इस क्राइटेरिया में आप मिनिमल चेंजेस कर लो। हमने कहा मिनिमल चेंजेस कर लो, बोले हमने जो बनाया ना उसमें से हटा दो। हमने कहा ओ, तुमने बनाया उसमें से तो हटा दो, तुमने कुछ नहीं दिया उसमें जोड़ना भी तो है हमको। कुछ चीजें तुमने नहीं दी, हमें जोड़ना है। कुछ चीजें तुमने दी, वो हटाना है। बोले यार ज्यादा मत करना। बोले हाँ ज्यादा नहीं करेंगे पर थोड़ा तो करना पड़ेगा। बोले हाँ करो। तो हमने उनके स्टैंडर्ड को हमारे हिसाब से कस्टमाइज किया, उसमें से कुछ जोड़ा, उसमें से कुछ हटाया, फिर उनको लगाया, और उनको कहते हैं हम इंड एस। अब मेरे को खड़ा होना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हो गई। क्या कहानी हुई अब तक, कुछ नहीं हुई है। मस्त नींद आ रही है, भूख लग रही है, खाना खाने जाना है, फटाफट खत्म कर लेक्चर तो जाए आराम से। 1973 से शुरू हुई कहानी। देखो अब कहानी कैसी चलेगी, कहानी ऐसी चलेगी। गैप होते हैं इंटरनेशनल और नेशनल। इंटरनेशनल सिनेरियो में जो हुआ वो ये हुआ, 1973 से 1999 तक IASC ने 41 IAS निकाले, और 2001 के बाद IASB ने नए निकाले, उनका नाम रखा IFRS, और ये 41 एज इट इज ले लिए। नेशनल लेवल पर 1977 से ASB ने ICAI के निकाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब कन्वर्जेंस की बात हुई तो ASB ऑफ ICAI ने कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड्स निकाले, जिनका नाम रखा गया इंड एस।
तो अब अथॉरिटेटिव रूप में हमारे पास कॉमनली 4 तरीके के स्टैंडर्ड उपलब्ध हैं। एक हो गए आईएफआरएस, एक हो गए आईएएस, एक हो गए एएस और एक हो गए एएस। लो और वेरी सॉरी कि वैलेंटाइन वीक में मैं इतनी ड्राई बातें कर रहा हूँ आपसे, पर समझो यार समय की नजाकत को, कितना इंपॉर्टेंट है ये। सो अब अपने को समझ में आया कि दादा गैप होते हैं 2, एक होते हैं इंटरनेशनल और एक होते हैं, और इंटरनेशनल में होते हैं 2, कौन कौन से? आईएफआरएस यानी न्यू सीरीज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएएस ओल्ड सीरीज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इंडिया में 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, एक एस और एक इंडेस। एएस और इंडेस में क्या अंतर है? इंडेस आर कन्वर्ज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको कन्वर्ज किया है कहां? यहां पर। ओ भाइयों, एक पेज भी नहीं पढ़ा है, समझ में आया कुछ? कितने क्वेश्चन बन गए? अब वो यहां से क्वेश्चन बनाएगा, हु हैज इशूड आईएफआरएस एंड आईएएस? आईएएसबी, आईएएससी, आईएएसबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फिर अपने को आईएएसबी। आईएएस हैव बीन इशूड सिंस 1973 बाय, फिर लिखेगा आईएएससी, आईएएसबी, एएसबी, आईसीआई, फिर अपने को लिखना पड़ेगा भाई साहब ये। अरे फंडे क्लियर हैं? तो अभी बात इतनी ही हुई है, बाकी की बातें करेंगे कल।